हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर की राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारत की विदेश नीति पर हमारा डिस्कशन चल रहा था, जिसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट अर्थात यूनिट नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंतर्गत हम कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय संगठन अर्थात ये कि विभिन्न देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया संगठन, इस पर हमारी चर्चा होगी। उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय संगठन है दक्षेस। क्या है? दक्षेस, जिसे हम सार्क के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए अंदर चलते हैं, इसमें अंदर एंटर करते हैं और समझते हैं कि दक्षेस आखिर है क्या। ठीक है ना। चलिए, उससे पहले दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी निःशुल्क रूप से नोट्स के साथ में अगर आप यूपीएससी या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों प्री एग्जाम से, प्रीलिम एग्जाम से लेकर के मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी आपको इस चैनल पर करने को मिल जाएगी। जिस चैनल का नाम है प्रज्ञान हिंदी जीके, प्रज्ञान हिंदी जीके। ठीक है, बहुत जल्दी यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। हालांकि मैं काफी समय से आपसे बोल रहा हूँ कि सर कुछ स्टूडेंट की मेरे पास कमेंट भी आई थी कि सर क्लास स्टार्ट होगी कब, है ना। तो दोस्तों अभी भी इसके लिए फैकल्टी का अरेंजमेंट किया जा रहा है। कुछ सब्जेक्ट हमारे द्वारा और कुछ सब्जेक्ट जो है ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम 2 फैकल्टी हमें इस चैनल के लिए और चाहिए, तो उनका अरेंजमेंट चल रहा है। अगर वो अब ज़्यादा वेट नहीं करना होगा, अगर जल्दी से मिल जाती है ठीक है, अन्यथा हम स्टार्ट इसको कर देंगे। बहुत जल्दी इस पर क्लासेस देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए, यूनिट नंबर 4 स्टार्ट हो चुकी है। इस यूनिट नंबर 4 में हम 4 महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर चर्चा करेंगे: दक्षेस, आसियान, ओपेक और ब्रिक्स। ठीक है, और जहां तक मेरा मानना है कि भारत के पूरे 8 राज्य जिनमें हिंदी बोली जाती है, उन 8 राज्यों की जितनी भी यूनिवर्सिटी है जो बीए के अंतर्गत राजनीति विज्ञान में भारत की विदेश नीति का अध्ययन करवा रही है, उसमें ये 4 संगठन का आना अति आवश्यक है। ये 4 संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो ये चारों संगठनों पर हमारी विस्तार से चर्चा होगी, इसमें कोई सा भी पॉइंट छूटेगा नहीं। और एक बात विशेष कि हम इसके अंतर्गत पूरी तरह से जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, जीरो से। जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय संगठन को पहले कभी ना सुना है ना कभी पढ़ा है, उसको भी ये लेक्चर पूरा समझ आएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज के पूरे सेशन का हमारा सारांश क्या है, हम क्या क्या इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इसको अर्थात कि शार्क अर्थात दक्षेस को हम 6 पॉइंटों के माध्यम से, 6 बिंदुओं के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर व्याख्या की, उसके बाद में इसके सिद्धांत क्या है, फिर दक्षेस की ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, दक्षेस की भूमिका क्या रही है अर्थात उसकी क्या आवश्यकता है, इसके अलावा दक्षेस के नियम को अर्थात सिद्धांतों को लागू करने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना दक्षेस को करना पड़ रहा है, इसके अलावा दक्षेस की सफलता के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, इन सब पर हमारी एक एक करके चर्चा होगी। लेकिन ये सब कहानी तब की है जब हमें ये पता हो कि सर ये एक्चुअल दक्षेस है क्या। ठीक है ना। तो दक्षेस का अर्थ भी हम समझेंगे। उससे पहले दोस्तों, उससे पहले आप एक बार जो है 2 मैप में आपके लिए लेकर आया हूं। एक है वर्ल्ड मैप, सभी स्टूडेंट इससे परिचित है। एक है वर्ल्ड मैप, ये रहा आपका वर्ल्ड मैप, विश्व मानचित्र। और एक है आपका ये भारत से संबंधित भारत के सभी पड़ोसी देशों का मानचित्र, भारत के पड़ोसी देशों का मानचित्र। ठीक है ना। अब बिल्कुल जीरो से सुनिए, जिसको कुछ नहीं पता वो अब ध्यान से सुने, यहां से अब आपकी क्लास होती है स्टार्ट। आइए, सबसे पहले आपको विश्व मानचित्र पर फोकस करना है, विश्व मानचित्र पर फोकस करना है। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ कलरफुल आपको कुछ कलर दिखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है रसिया, है ना। ये यहाँ पर कुछ चीन जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, अलग अलग कलर में कुछ कंट्रियां देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन हम इसके रूप में ना देखते हुए हम महाद्वीप की बात करेंगे। तो दोस्तों महाद्वीप का मतलब क्या हुआ कि देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि ये पूरा हमारा एक समुद्र है, ये पूरा समुद्र है। ठीक है ना, ये समुद्र है। अब इस समुद्र के अंदर मान लेते हैं कि ये पूरा एक जमीन का अर्थात कि जमीन का एक टापू है। इस टापू के ऊपर कुछ देश बसे हुए हैं। अब इस देश को समझिए जरा, कुछ देश बसे हुए हैं कुछ इस प्रकार से। ये कुछ देश बसे हुए हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक टापू ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है ना, वहीं पर एक ये है,
दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये मान लेते हैं, अब काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 टापू हमने समुद्र में बना दिए हैं। ठीक है, अब कहानी कुछ ऐसी है। एक को दोस्तों हम बोलेंगे महाद्वीप, नाम ये समझिए, एक महाद्वीप और एक उपमहाद्वीप। क्या क्या? महाद्वीप और उपमहाद्वीप। अब समझिए, जब हम महाद्वीप की बात करते हैं तो दोस्तों महाद्वीप की जब हम बात करेंगे तो महाद्वीप हम उसे बोलेंगे जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे? महाद्वीप। और उपमहाद्वीप किसको बोलेंगे फिर? तो उपमहाद्वीप हम उसे बोलेंगे जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, अर्थात समुद्र से घिरा हो। अब यहां मैंने बनाया, जरा देखना कि ये जो मैंने एक टापू बनाया था, ये टापू जो है ये क्या है? महाद्वीप है। उसी प्रकार से ये जो पूरा टापू है, ये पूरा टापू, ये पूरा महाद्वीप है, ये पूरा महाद्वीप है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके अंदर इसकी बात करें, इस टापू की, छोटे वाले टापू की, तो हम इसको क्या कहेंगे? उप महाद्वीप कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये बाकी ओर से तो समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन एक कोना इसका जमीन से जुड़ा हुआ है। इस कारण से क्या बन जाएगा? उप महाद्वीप बन जाएगा। ठीक है ना? तो जो हम महाद्वीपों की बात कर रहे हैं दोस्तों, उसी महाद्वीपों में, उन्हीं विश्व के महाद्वीपों में एक हमारा एक महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। क्या है? एशिया महाद्वीप। माफ करना, ये नहीं आएगा इसमें, ये एशिया महाद्वीप इसके अंतर्गत आता है, ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये इतना क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एग्जैक्ट लाइन नहीं लिखी है मैंने, थोड़ा सा इसको बस समझते हुए चलिए, है ना, समझने का प्रयास करें। तो ये एशिया महाद्वीप है। इसके अलावा इसके बाद में ये जो देश दोस्तों दिख रहा है, ये अफ्रीका महाद्वीप कहलाएगा, क्योंकि अफ्रीका भी पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है। उसी प्रकार से नीचे आप ये देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, और एक महाद्वीप आपको यहाँ पर यूरोप महाद्वीप देखने को मिलेगा। क्या महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों एक मिलेगा आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एक मिलेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है ना? उसी प्रकार से नीचे आपको यहां पर देखने को मिलेगा अटलांटिक महासागर, इसको अटलांटिक महाद्वीप भी बोलेंगे इसको भी। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर आएगा आर्कटिक महाद्वीप के नाम से इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से विश्व में अलग अलग महाद्वीप है। उन्हीं महाद्वीपों में से एक महत्वपूर्ण महाद्वीप हमारा ये है एशिया महाद्वीप। ये एशिया महाद्वीप, बस इतना समझ आया ना अभी तक? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रफ करके अब इस कहानी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इसको पहले इसको रफ कर दे ताकि ये अब आपको मिक्स ना हो। चलिए, अब दोस्तों अब आपको समझना ये है इसके अंतर्गत ही कि जो हमारा ये एशिया महाद्वीप है, जो हमारा ये एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप में हमने बात की कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये है हमारा पूरब, ये पूर्व है, ये पश्चिम, उत्तर, और ये क्या जाएगा? दक्षिण। 4 दिशाएं हो गई कंप्लीट। अब हम कहेंगे कि भाई ये जो एशिया है आपका पूरा, इस एशिया का पूर्वी एशिया कौन सा होगा? तो हम आसानी से बता देंगे कि साहब ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये पूर्वी हिस्सा कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर हम कहेंगे पश्चिमी एशिया कौन सा होगा, तो भाई पश्चिम एशिया ये हो जाएगा इधर का हिस्सा। क्लियर हो पा रहा है ना? उसी प्रकार से ये ऊपर का उत्तरी हिस्सा और नीचे का दक्षिण एशिया, नीचे का दक्षिण एशिया। क्लियर है? अब कहानी दक्षिण एशिया की है। अभी समझा दूं मैं आपको क्या है कहानी। अब जो स्टार्ट होने वाली है वो है दक्षिण एशिया की। दक्षिण एशिया की अब कहानी स्टार्ट होगी। अब आपको समझ आ चुका है एशिया कौन सा है, दक्षिण एशिया कौन सा है, पूर्वी पश्चिम कौन कौन सा है। ठीक है ना? तो अब हम एशिया की जब बात कर रहे हैं तो एशिया के अंतर्गत हम इस दक्षिण एशिया की बात करेंगे। दक्षिण एशिया की बात करेंगे, जो कि ये इतना पार्ट ये आता है दक्षिण एशिया में। क्लियर हुआ? अब चलिए इसी मैप को और अच्छे समझने के लिए दक्षिण एशिया में आने वाले राष्ट्रों को हम अलग कर देते हैं, और ये अलग करके मैंने आपके लिए एक अलग मैप बना दिया गया है। अब इस दक्षिण एशिया में जो राष्ट्र आ रहे कौन कौन से है, जरा कौन कौन से दिख रहा दोस्तों? ये क्या है? अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, और एक यहां पर ये छोटा सा दिख रहा है आपको मालदीव। क्या नाम इसका? मालदीव।
अब काउंटिंग कीजिए जरा, कितने देश हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 देश। कुछ समझ आ रहा है? तो कौन से एशिया के हैं ये, दक्षिण एशिया के 8 देश है। अब इन देशों को हम क्या बोलेंगे, राज्य बोलेंगे, ठीक है ना, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये 8 राज्य कहाँ के, दक्षिण एशिया के। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है एशिया में, है ना। बहुत से स्टूडेंटों को यही प्रॉब्लम रहती है कि सर ये एशिया एशिया क्यों बोलते हैं, दक्षिण एशिया में भी दक्षिण एशिया लगा देते हैं, तो क्यों। तो अब समझ आया आपको, ये पूरा क्षेत्र हमारा एशिया का था, इसमें इस एशिया के हम दक्षिण वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, इस कारण से हम इसको बोलेंगे दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया के ये देश है, ये देश है। इन 8 देशों ने क्या किया, मिलकर के एक संगठन बनाया, और वही संगठन दक्षेस के का रूप धारण किया, उसी संगठन ने दक्षेस का रूप धारण कर लिया, अर्थात उसी को हमने क्या कहा, सार्क, सार्क देशों का संगठन। क्लियर है? इधर देखिए यहां पर उनके फ्लैग भी है, अफगानिस्तान, भूटान, माफ करना सॉरी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत, है ना, उसी प्रकार से पाकिस्तान, और ये अलग अलग सब कुल मिलाकर के सभी 8 राज्यों के ये फ्लैग है, 8 राज्यों के फ्लैग है। और ये बीच में जो साइन दिख रहा है आपको, ये है शार्क का, ये शार्क का लोगो है, शार्क का लोगो है, ठीक है। अब कहानी को थोड़ा सा यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं, हम लोग यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं। शार्क और कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ इतना याद रखिए कि दक्षिण एशिया के 8 देशों के द्वारा बनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। और संगठन क्यों बनाया गया होगा, ताकि 8 देश मिलजुल कर कार्य करें एक दूसरे की भलाई के लिए, मतलब एक दूसरे के काम में बाधा ना डाले, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे चले, आगे बढ़े। और जो है एक संगठन के रूप में जब 8 देश मिलकर कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र का विकास होगा। किसका विकास होगा, दक्षिण एशिया का विकास होगा। जब किसी एक देश का नाम नहीं लेना हो तो हम क्या कहेंगे, दक्षिण एशिया कहेंगे, तो दक्षिण एशिया का विकास होगा। क्लियर हुआ है ना? किस प्रकार का सहयोग, तो दोस्तों सहयोग का मतलब ऐसा नहीं कि सैनिक सहायता नहीं मिलेगी। वो जो 8 देश आपस में है ना, तो 8 देश एक मंच पर बैठकर ही बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आपस में 2 देश आपस में मिलकर बात कर रहे हैं और कुछ भी अपना एक फॉर्मेट साइन कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि 8 देश एक ही प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे, दक्षेस प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे। और 8 देश जब बात करेंगे और जो भी निर्णय लेंगे, तो उसमें सैनिक सहायता, सैनिक से संबंधित जो भी है, इनको सबको साइड में कर दिया जाएगा। इस संगठन में सिर्फ बात होगी विकास की, किसकी, व्यापार की बात होगी, शांति की बात होगी, आतंकवाद से निपटने की बात होगी। अर्थात ये कि सेना को छोड़ करके, रक्षा प्रणाली को छोड़ करके बाकी सबसे संबंधित इस संगठन में बात होने वाली। ठीक है, क्लियर है? बढ़े अब आगे। अब इसके अर्थ पे पहुंचे, समझ जाओगे अब कि दक्षेस क्या है, सार्क क्या है। क्लियर हो गया ना? चलिए, अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे तो जहां तक मुझे लगता है वो जाएगा क्लियर, है ना। अब पॉइंट टू पॉइंट जरा इनको समझते हुए चलते हैं, ताकि अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी समझने में। चलिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, क्या नाम इसका पूरा, सार्क का नाम क्या है दोस्तों, दक्षेस का नाम क्या है, दक्षेस का नाम क्या है, द फॉर दक्षिण चलिए पूरा एक साथ पढ़ते हैं, दक्षिण एशियाई। अब नाम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लिया ना आपने, दक्षिण एशिया का दक्षिण है ना, इसलिए क्या कहा है यहाँ पर, दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय मतलब पूरे दक्षिण एशिया के पूरे क्षेत्र का सहयोग करने वाला संगठन। दक्षिण एशिया के क्षेत्र का सहयोग करने वाला संगठन क्या कहलाएगा, सार्क या दक्षेस, ठीक है ना। तो सार्क का फुल फॉर्म है, इंग्लिश में अगर आपको जानना है तो साउथ एशियन एसोसिएशन। क्या नाम है, साउथ एशियन एसोसिएशन टू रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, सार्क, है ना। अब समझिए जरा, अब कहानी आगे बढ़ती है। अब देखिए कि ये सार्क का आया कहां से, ये जो फंडा है, ये जो आइडिया था, ये देखिए आइडिया जो आया है किसी एक व्यक्ति के माइंड में आया होगा,
तो कब आया, किसके माइंड में आया, जरा आइए पॉइंट टू पॉइंट भी समझ लीजिए और ऐसे भी देख लेते हैं। स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा आप बेसिकली याद रखना चाहें तो बांग्लादेश के द्वारा इस विचार को प्रस्तुत किया गया था। वो सभी सार्क देशों के साथ में, अर्थात जितने भी ये सार्क दक्षिण एशिया के देश थे उनके में जाकर के इन्होंने यात्राएं की, उनके राष्ट्रपति ने यात्रा करके और ये आइडिया सभी को बताया और सब सहमत हुए। कुल मिलाकर के शुरुआत में 7 देश, अफगानिस्तान को छोड़ करके बाकी जो 7 देश है, 7 देशों ने मिलकर के संगठन बना लिया, लेकिन उससे कुछ समय बाद में अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो गया और पूरी स्टोरी। ठीक है, एक बार आइए पढ़ भी लेते हैं इसको। तो दक्षिण एशिया के देशों के पारस्परिक सहयोग के उद्देश्य से 1985 में ढाका में, कहां पर, 1985 में ढाका में दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने मिलकर के एक सम्मेलन किया, या कहें कि 7 दक्षिण एशिया के जो 7 देश है, अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी जो मैंने देश बताया आपको, ठीक है, उनके द्वारा उनके राष्ट्र अध्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में ही दक्षेस की स्थापना हुई। किसकी, सार्क की स्थापना हुई। स्थापना के समय में इस दक्षेस में 7 देश थे। कौन कौन थे, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव। तो कौन नहीं था, अफगानिस्तान नहीं था। लेकिन जब 14वां शिखर सम्मेलन हुआ, किसका, सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन हुआ, तो उसमें अफगानिस्तान भी 8वें सदस्य के रूप में जुड़ गया। ठीक है ना। तो दक्षेस की स्थापना का जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को थोड़ा सा याद रखना। तो इस दक्षेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था, सदस्य देशों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग पैदा करना। क्या था दोस्तों, सदस्य देशों के बीच में जितने जो 7 सदस्य देश है उनके बीच में आर्थिक सहयोग देना और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक सहयोग, जी हाँ, सामाजिक सहयोग भी आप जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सांस्कृतिक में ही आ जाएगा सामाजिक सहयोग भी। तो आर्थिक तथा सामाजिक सहयोग पैदा करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अपने सदस्य राष्ट्रों के सहयोग की संस्था के लिए, जितने भी सदस्य राष्ट्र है उनके सहयोग के लिए ये एक एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, एक संस्था के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, दक्षेस का विकास अचानक नहीं हुआ। हम सोचते कि दक्षेस का विकास बस एकदम 1985 को जो है 7 देशों के राष्ट्रपति से भेंटे और दक्षेस की स्थापना कर मारी, ऐसा ना हो करके इसका विकास बड़े धीरे धीरे हुआ और अचानक नहीं हुआ। इसका धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। सबसे पहले अगर हम इस सार्क की बात करें तो क्षेत्रीय संगठन बनाने का विचार जो आया था, ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया-उर रहमान के दिमाग में आया था और उन्होंने ही ये आइडिया दिया। उन्होंने एक दस्तावेज तैयार करवाया और 1981 में, कब, 1981 में, 1981 में बांग्लादेश के दस्तावेजों पर विचार करने के लिए विदेश सचिवों की बैठक बुलाई गई। इन 7 सदस्य देशों के विदेश सचिव जो थे दोस्तों, जो विदेश मंत्री जिनको हम बोलते हैं, उनकी बैठक बुलाई गई। और उसके बाद में, उसके 2 साल बाद अर्थात 1983 में दिल्ली में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। पहले किसकी हुई थी, सचिवों की बैठक हुई थी। उसके बाद में अब विदेश मंत्री मिले आकर के। तो इसी बैठक में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की औपचारिक घोषणा भी हो गई थी। और इसके बाद में 1985 में सार्क अर्थात दक्षेस की स्थापना कर दी गई और इसको एक संवैधानिक रूप दे दिया गया। मतलब संवैधानिक रूप मतलब क्या हुआ कि लिखित फॉर्मेट में इसकी स्थापना कर दी गई, उसके पूरे नियम, पूरे सिद्धांत समझा दिए गए। क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, तो दक्षेस का जो वास्तविक और मूल्य उद्देश्य था दोस्तों, उसके बारे में आपको जान लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में आप जान ले। तो क्या क्या था इसका मूल उद्देश्य, क्या था? बहुत अच्छी बात है, कैमरा हैंग हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, हाइड कर देते हैं, कैमरे को हाइड कर देते हैं, है ना, क्योंकि अब इसको वापस कंटिन्यू करेंगे तो अब प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए अब ऐसे ही पढ़िए आप लोग। तो दक्षेस का जो मूल्य उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों, दक्षेस का मूल्य उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना था। क्या था, क्षेत्रीय सहयोग अर्थात कि दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र का सहयोग करना। 1983 में ऐसे 9 क्षेत्र रेखांकित किए गए। वे विषय कौन कौन से थे, कृषि में, स्वास्थ्य में, मौसम विज्ञान में, डाक तार सेवा, ग्रामीण विकास के लिए, विज्ञान तकनीक के लिए, दूर संचार, यातायात के लिए, खेलकूद के लिए, सांस्कृतिक सहयोग।
तो इन सभी सहयोगों पर चर्चा की गई और इन सभी प्रकार के क्षेत्रों में सहयोग के लिए ही इसको डेवलप किया गया था। किसको? दक्षेस को डेवलप किया गया था। इसके 2 वर्ष के बाद में ढाका में सूची में कुछ विषय और जोड़ दिए गए। आतंकवाद की समस्या को भी इसमें जोड़ दिया गया, मादक पदार्थों की तस्करी को इसमें जोड़ दिया गया, क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए ये विषय भी इसमें जोड़ दिया। और दक्षेस का जो मुख्यालय है दोस्तों वो काठमांडू में है। कहां पर है? काठमांडू में है। ठीक है, तो इस प्रकार से दक्षेस की व्याख्या होती है कंप्लीट। दोस्तों मुझे बताते चले कमेंट करके कि क्या आपको वाकई में पूरा क्लियर हो पा रहा है, क्या पूरा क्लियर हो पा रहा है। अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है कहीं पे भी डाउट, क्योंकि देखिए अभी आप डाउट क्लियर करते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अगर एक में भी अगर आपको कंफ्यूजन हुई ना तो वो सब्जेक्ट या कहें कि वो टॉपिक फिर आपको बोर करने लग जाएगा, बोरिंग टाइप का लगेगा, आपको बोर फील करेगा, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि सब सारे कंसेप्ट एक एक करके क्लियर करते चले। तो जब भी आप कोई भी अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़े तो उसकी शुरुआत आप मैप से ही करेंगे, मैप से करेंगे। मैप के अंदर देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो सार्क है या कहें कि अन्य आसियान या ओपेक या ब्रिक्स, कोई सा भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, किन देशों से मिलकर बना हुआ है। जब आपको क्षेत्र याद होगा तो उस क्षेत्र की ही बात करेगा वो, बार बार उस संगठन में उसी क्षेत्र की बात होगी और उसी क्षेत्र के विकास की बात होगी। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें तो दक्षेस के सिद्धांत क्या है? दक्षेस के सिद्धांत, अब हम सिद्धांतों पर बात करेंगे। तो सिद्धांतों के अंतर्गत दोस्तों दक्षेस के चार्ट, मतलब दक्षेस का जो संविधान बनाया, जो एक लिखित दस्तावेज था, उस दस्तावेज के अनुच्छेद 2 में, किसमें? उस दस्तावेज के, दक्षेस के दस्तावेज के अनुच्छेद 2 में कुछ सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। जैसे संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीति स्वतंत्रता, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, आपसी लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। क्या क्या? सहयोग, एक दूसरे देश का, 8 देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे में समान भावना रखेंगे, क्षेत्रीय अखंडता पर ध्यान देंगे, अर्थात कोई किसी की सीमा पर, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, कोई किसी और की सीमा को पर या कहें कि किसी की सीमा पर अपना दावा नहीं करेगा। राजनीतिक स्वतंत्रता होगी, कोई किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अलावा आपसी लाभ के सिद्धांतों में को जो है आपसी लाभ के सिद्धांतों को जो सम्मान दिया जाएगा। इन सब के अलावा सेकंड है, इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहयोग का स्थान नहीं लेगा। जो सहयोग यहाँ पर सार्क में निश्चित किया गया है, जो सहयोग सार्क में निश्चित हुआ है, वो पर्सनल मीटिंग नहीं बनेगी, पर्सनल व्यवहार नहीं बनेगा, ठीक है ना, बल्कि उनका पूरक हो सकता है। इस प्रकार का सहयोग बहुपक्षीय और द्विपक्षीय उत्तरदायित्वों का विरोधी नहीं होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है दक्षेस की संस्थाएं। तो दोस्तों तो फटाफट हम इन संस्थाओं को देख लेते हैं। दक्षेस में 7 संस्थाओं का वर्णन किया गया, यही हमारा दक्षेस के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट? शिखर जो है दक्षेस की संस्थाएं, दक्षेस के जो सम्मेलन रहे हैं, जो प्रोग्राम रहे हैं, या कहें कि जो संस्थाएं रही है दक्षेस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से कैमरा देखिए क्या होता है कि अभी जो है आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, कैमरा भी हाइड हो चुका है, कैमरा हैंग हो चुका है। तो अगर आप चाहें, अगर आपकी सहमति हो तो इसके लिए नेक्स्ट पार्ट में इसको रिकॉर्ड कर ले दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट ले लें इसका, क्योंकि अभी काफी सारा पार्ट बचा हुआ है। और जहां तक हमारा अनुमान है कि जब तक आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं होता है टॉपिक आपको समझ नहीं आता इस प्रकार से ना। देखिए बहुत लंबी स्लाइड है दोस्तों, बहुत लंबी स्लाइड है। तो इसको सेकंड पार्ट में, मतलब कुछ नहीं है यार, का सेकंड पार्ट इसी डिस्क्रिप्शन में, जस्ट इस टॉपिक के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्लिक कीजिए, सेकंड पार्ट इसका ओपन कीजिए। एक ही है, बस कैमरा हैंग होने के कारण हम इसको तोड़ करके अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसको 2 पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। चलिए है ना, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और इसकी सेकंड पार्ट के नाम से इसकी लिंक है, उसमें उसको क्लिक करें और इसको स्टार्ट करें, ठीक है।